नमस्कार। ये तीसरी क्लासें हैं समकालीन भारत संसाधन एवं विकास का क्लास 10th के लिए। मैं आशा करूँगा कि ये क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा साबित हो, आप सभी लाभान्वित हों, इससे फ़ायदे हों आप सभी को और पढ़ाई में अच्छा कर पाएँ। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। आइए आगे रीड करते हैं। और आज हम जो जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का वर्गीकरण। इंडिया हैज़ वेराइड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, रेन्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। भारत में विभिन्न राहत विशेषताएं, भू आकृतियाँ, जलवायु क्षेत्र और वनस्पति प्रकार हैं। These have contributed in the development of various type of soil. इन्हें विभिन्न प्रकार की मिट्टी के विकास में योगदान दिया है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है एलुवियल सॉइल, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। यह सबसे ज़्यादा व्यापक रूप में फैली हुई और महत्वपूर्ण मिट्टी है। इनफैक्ट वास्तव में द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। समस्त उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। ये तीन महत्वपूर्ण हिमालय नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा किए गए हैं। These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. अगर कोई सवाल आता कि जलोढ़ मिट्टी किन नदियों से द्वारा, जिन नदियों के निक्षेपण से ज़्यादा बना है, तो वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी जो होते हैं, जब नदियों में बाढ़ आती है तो पानी जो है का स्तर बढ़ता है। पानी का स्तर बढ़ने से क्या होता है कि ये पानी नदी के किनारे वाले तटीय क्षेत्र में फैल जाते हैं, और जब धीरे धीरे पानी का बहाव बढ़ते जाता है, बाढ़ का स्तर नीचे चला जाता है, तो फिर पानी धीरे धीरे नदी में मिल जाती है। इस दरमियान में नदी जब ऊपर में जाती है तो जब बाढ़ आती है तो नदी में कीचड़ मिले हुए पानी होते हैं, और जब नीचे निकलती है नदियाँ से पानी धीरे धीरे, तो ये पानी क्या होता है, वो अपने कीचड़ को छोड़ देती है और साफ पानी होकर के नीचे चली आती है। तो जो कीचड़ का जो अंश जो छूटता है वो क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर के परत में जमा हो जाती है। ये काफ़ी उपजाऊ होती है, ह्यूमस से भरपूर होती है, और इसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्योंकि जल द्वारा निक्षेपित से बना हुआ ये मिट्टी है, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ओके, नाम नेक्स्ट। यहाँ देख रहे हैं फिगर में एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा है, और जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। पहले भी अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम समझ रहे हैं तो देखेंगे कि ज़्यादातर जो सभ्यता का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे ही हुआ है। इसके पीछे ये भी रीजन था, इन नदियों के किनारों की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का होना जो काफ़ी उपजाऊ होता है। दिस सॉइल also extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। मिट्टी एक संकीर्ण गलियारे के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में भी फैली हुई है। ये जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय मैदान में विशेष रूप से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में भी पाई जाती है। एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, पार्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, कि जलोढ़ मिट्टी के पूर्वी तटीय मैदान में विशेष रूप से किन किन नदियाँ पाई जाती है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जलोढ़ मिट्टी में रेत, गाद
और मिट्टी के विभिन्न अनुपात होते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जलोढ़ मिट्टी है ना, नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेपण से बनी हुई मिट्टी है। तो नदियों में क्या घुला मिलेगा? रेत ही मिलेगा, है ना, गाद मिलेगा। गाद क्या कहते हैं? जो क्ले मिट्टी जब घुलते हैं, घुलने के बाद, है ना, जो पानी में घुले हुए मिट्टी जब बैठ जाते हैं तो उसको गाद बोलते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। As we move inland toward the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. जैसे ही हम अंतर्देशीय नदी घाटियों की ओर बढ़ते हैं, मिट्टी के कण आकार में कुछ बड़े दिखाई देते हैं। In the upper reaches of the river valley, either near the place of the break of slope, the soil are coarse. नदी घाटी के ऊपर भाग में अर्थात ढाल के टूटते के स्थान पर के पास मिट्टी खुरदरी है। इस तरह की मिट्टी डुवार्स जोश और तराई जैसे पिडमोन्ट मैदानों में अधिक है। पर्वत या पर्वत श्रृंखला के आधार पर एक क्षेत्र होता है ना, जिसको तराई क्षेत्र बोला जाता है। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पिडमोन्ट प्लेन्स सच एज डुवार्स जोश एंड तराई। तराई, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली है, डुवार्स जोश और तराई। तराई क्या होता है? जो पर्वत जो होते हैं, पहाड़ जैसे ये है, पहाड़ के नीचे के भाग का क्षेत्र जो होता है उसको तराई क्षेत्र बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन और कंपोनेंट सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। उनके अनाज या घटकों के आकार अलावा मिट्टी का वर्णन उनकी उम्र के आधार पर भी किया जाता है। According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial बांगर and new alluvial खादर। उनकी उम्र के अनुसार से, यानी कि कितने साल पुरानी मिट्टी है, उसकी उम्र के आधार पर मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी जो बांगर होती है और नई जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर। कई बार ऐसा सवाल पूछा गया, बांगर और खादर में क्या अंतर है। द बांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कांकर नूडल्स देन द खादर। खादर की तुलना में बांगर की मिट्टी में कांकरे की गांठों की सघनता अधिक होती है। यानी कि जो खादर जो होते हैं, है ना, उसकी तुलना में बांगर, है ना, बांगर जो मिट्टी होती है उसमें कंकर छोटे छोटे कंकर ज़्यादा होते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर। इसमें महीन कण अधिक होते हैं और यह बांगर से अधिक उपजाऊ होती है। खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है बांगर से। यहाँ पर देखिए ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. इनकी उच्च उर्वरता के कारण जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है और घनी आबादी होती है। यानी कि जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ देखा गया इतिहास में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वहीं पाई गई और सबसे ज़्यादा खेती वहीं हुई। क्योंकि जहाँ पर खेती ही सबसे बड़ा आधार था लोगों को पेट भरने का, और जहाँ पेट भरता है वहीं पर भीड़ होती है, और नदियों के किनारे इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग बसे थे। सूखे क्षेत्रों में मिट्टी अधिक क्षारीय होता है और उचित उपचार और सिंचाई के बाद उत्पादक हो सकती है ना। सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड एरीगेशन। आइए काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, कैसे काली मिट्टी बनती है ना। दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर, ये काले रंग का होता है। एंड आर आल्सो नोन एज रिगर सॉइल, और इसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। यह
कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन along with the parent rock material are the important factor for the formation of the black soil। यह माना जाता है कि काली मिट्टी के निर्माण के लिए चट्टान सामग्री के साथ साथ जलवायु की स्थिति भी महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर एक शब्द आया क्षारी, एल्कली, है ना। तो अगर आप हमारे चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण पढ़े हैं तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे अम्ल और क्षारक जितने भी पदार्थ होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। इसके पीएच मान से यह पता चलता, मेरा एक वीडियो है पीएच मान क्या है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पीएच मान एक मानक है जिससे किसी भी चीज़ का अम्ल और क्षारकता नापा जाता है। टोटल इसका मान 14 होता है, 14 होते हैं। 7 जो है न्यूट्रल है। 7 से नीचे अगर पीएच मान हो किसी तत्व का, किसी पदार्थ का, तो वो अम्लीय होता है। 7 से ऊपर होता तो वो क्षारकीय होता है। अम्ल और क्षारकीय होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फसलों के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की मिट्टी डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में विशेषता है जो उत्तर पश्चिमी डेक्कन पठार में फैली हुई है और लावा प्रवाह से बनी है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइपिकली ऑफ द डेक्कन ट्रैप, जिसको बेसाल्ट बोला जाता है। बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड ऑफ लावा फ्लो। अब लावा फ्लो है ना, लावा क्या है थोड़ा भी यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं। जो ज्वालामुखी जो होते हैं, ज्वालामुखी जो फटते हैं तो ज्वालामुखी से जो उद्गार निकलता है वो गर्म लोहे, पिघले हुए लोहे की तरह एक पदार्थ होता है जिसको मैग्मा कहते हैं या इसी को लावा भी बोलते हैं। और लावा जब बाहर निकलती है ज्वालामुखी फट करके तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है और वो चट्टान के रूप में बदल जाती है। जैसे आग्नेय चट्टान भी कहा, ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है, आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, वे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालावा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। वे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालावा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों को कवर करते हैं और गोदावरी और कृष्णा घाटियों के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में फैले हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत का नक्शा है और यहाँ नक्शे में पर्वत और वन क्षेत्र को ग्रीन में दर्शाया गया है। यहाँ पर पर्वतीय और वन क्षेत्र हैं। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाए गए हैं, इस कलर में ये जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाए गए, ये देख रहे हैं, लाल और पीली मिट्टी के लिए ये है। काली मिट्टी का क्षेत्र ये है ना। लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र ये यहाँ पर है और शुष्क मिट्टी का क्षेत्र यहाँ है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिट्टी का वितरण किस प्रकार से भारत में हुई है। हमारा एक वीडियो है भारत के मैप को समझना कि कौन सा जगह कहाँ पर है, तो एक बार उसको ज़रूर देख लें। या तो लिंक के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9902281990282819 9990282819 पर आप व्हाट्सएप करें तो मैं लिंक भेज दूंगा। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सटर्नली फाइन आइदर क्ले मटेरियल। नाउ जो काली मिट्टी जो होती है अत्यधिक महीन यानी चिकनी मिट्टी से बना होता है। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सटर्नली फाइन आइदर क्ले मटेरियल। वे नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। दे आर वेल नोन ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा वे बहुत सारे के
पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम। अब देखिए काली मिट्टी जो होती है वो नमी धारण करने की क्षमता होती है, यानी कि यदि काली मिट्टी में पानी डाला जाए तो उसमें पानी ज़्यादा दिन तक रहेगा, सूख करके रखेगी, यानी कि काली मिट्टी में पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कम पानी में भी काली मिट्टी में फसलें उपजाई जा सकती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो पौधे के लिए जो पोषक तत्व हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लाइम, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको इन तत्वों के बिना वो पौधे बढ़िया से तैयार नहीं हो सकते। दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट, ये मिट्टी आमतौर पर फास्फोरिक सामग्री को खराब होती है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सोयल। गर्म मौसम के दौरान इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है जो मिट्टी के उचित वातायन में मदद करती है। वातायन मतलब वायु को आने जाने में मदद करती है मिट्टी में। ये मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी होती है। दिस सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट, और जब यह पहली बौछार के तुरंत बाद या मानसून पूर्व अवधि के दौरान जुताई नहीं की जाती तब यह काम करना मुश्किल हो जाता है। एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी चिपचिपा होता है, इसलिए हल्की बौछार जब आती है मानसून की पहली, जब बारिश होती है, मानसून की बारिश मतलब पहली बारिश होती है, तब उसी समय इसकी जुताई करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा बारिश होगी तो मिट्टी इतनी चिपचिपा हो जाएगी कि उसको जुताई करना मुश्किल हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं काली मिट्टी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। क्या होता है लाल और पीली मिट्टी? रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। रेड सॉइल जो होते हैं, लाल मिट्टी, ठीक है ना, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में, ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्र और क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पेडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। पीली और लाल मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों और पश्चिम घाटों के पीडमोंट क्षेत्र में पाई जाती है। दिस सॉइल डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉरिक रॉक्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कि इसका लाल रंग क्यों होता है। क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के वितरण के कारण इन मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। इट रॉक्स येलो व्हेन इट ऑक्यूर इन हाइड्रेट फॉर्म, जल योजित रूप में होने पर यह पीला दिखाई देता है। लाल और पीला मिट्टी में दोनों में डिफरेंट यही है कि लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, लोहे के मात्रा के कारण मिट्टी लाल दिखाई देती है, और जब इसमें जल योजित हो जाता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा जल मिल जाता है पर्वत के नीचे का पार्श्ववर्ती प्रदेश में, ठीक है ना, जब जल यहाँ पर मिल जाता है तो यह पीला दिखाई देता है। लाल और पीला मिट्टी दोनों में लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के मैदानी भागों में। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। ये देख रहे हैं लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट शब्द लेटिन लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ ईंट होता है। लेटेराइट हैज बीन
derived from the Latin word later which means breeze. लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के तहत वैकल्पिक गीले और शुष्क मैदानों के साथ विकसित होती है। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। यह मिट्टी भारी वर्षा के कारण तीव्र निस्क्षालन का परिणाम है। द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। जब ज़्यादा वर्षा होती है तो ये मिट्टी बह करके एक जगह से दूसरी जगह निस्क्षालन होती है, ठीक है ना, और इसी का ये परिणाम है। लेटराइट मिट्टी ज़्यादातर गहरी से बहुत गहरी अम्लीय, जिसका पीएच मान है ना 6.0 होती है। 6.0 मतलब अम्लीय ज़्यादा होती है। आमतौर पर पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है और ज़्यादातर दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र और पश्चिम घाट क्षेत्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, जनरली deficient in plant nutrients and occur mostly in southern state, western Ghat region of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and northeast region. ध्यान रखनी है, लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा विकसित होता है, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होती है और ज़्यादा वर्षा होती है। Where these soils support deciduous and evergreen forest, it is humus rich, but under sparse vegetation and in semi-arid environment it is generally humus poor। जहाँ ये मिट्टी पर्णपाती और सदाबहार वनों में होती है, यहाँ हुमस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क वातावरण में यह कम, आमतौर पर कम ह्यूमस कम होती है। अब बात यह थी कि पर्णपाती और सदाबहार वनों में ह्यूमस ज़्यादा क्यों होती है। मिट्टी वही है, लेकिन यही मिट्टी अगर पर्णपाती और सदाबहार वन में है तो वहाँ ह्यूमस ज़्यादा मिलती है, जबकि विरल और अर्धशुष्क वातावरण में कम होती है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस हम कह सकते हैं जिस प्रकार से हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं जो प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाते हैं, उसी तरह से मिट्टी में ह्यूमस होती है जो पोषक तत्वों को बढ़ाती है। ह्यूमस बहुत ज़रूरी है मिट्टी में। ह्यूमस को जानने के लिए हम लोग पढ़े थे क्लास 6-7 में, हमें याद है ना। 3-4 कांच की ग्लास लेंगे और उस ग्लास में 3-4 जगह की मिट्टियों को डाल देंगे, उसमें पानी डाल करके घोलेंगे, घोलने के बाद उसे छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद हम देखेंगे मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी, तो ऊपर में कुछ पदार्थ तैरता होता है। 3-4 जगह की मिट्टी इसलिए लेंगे क्योंकि हमको देखना है कि कहाँ की मिट्टी में ज़्यादा ह्यूमस है। तो जो ऊपर जो तैरता हुआ पदार्थ है वही ह्यूमस होता है। एक्चुअली ये पत्तियों के सड़ने गलने, पत्ती पेड़ पौधे के सड़ने गलने से ये बनते हैं। तो जहाँ पर वनों का क्षेत्रफल ज़्यादा है, वहाँ पत्तियाँ ज़्यादा सड़ती गलती हैं और ये मिट्टी में मिलती है, तो वहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा मिलता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। वे भू दृश्य पर अपनी स्थिति के कारण कटाव और क्षरण के लिए प्रबल हैं। आफ्टर अडॉप्टिंग appreciate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. This soil is very useful for growing tea and coffee. अब देखिए लेटराइट मिट्टी का कहाँ पर जरूरत ज़्यादा पड़ता है। विशेष रूप से कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त मृदा संरक्षण तकनीकों को अपनाने के बाद यह मिट्टी चाय कॉफ़ी उपजाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। अभी हम पढ़ रहे हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। और लेटराइट मिट्टी किसके खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? चाय और कॉफ़ी। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक काजू नट
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में लाल लेटेराइट मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी कि लाल लेटेराइट मिट्टी में काजू जैसी फसलों को उपजाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी अभी हमने पढ़ा था, दो तरह के होते हैं, एक पीली और एक लाल। अच्छा, लाल और पीली मिट्टी तो पढ़े थे। लेटेराइट मिट्टी भी, जो लाल लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है ना, वो काजू उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बाकी चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त होती है। अब हम पढ़ेंगे एराइड सॉइल, शुष्क मिट्टी के बारे में। एराइड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। शुष्क मिट्टी लाल से लेकर के भूरे रंग तक होती है। लाल भी होती है और धीरे धीरे डीप होते हुए भूरा भी होती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलेन इन नेचर। वे आमतौर पर बनावट में रेतीले और प्रकृति में खारे होते हैं। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेनेड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है और पानी को वाष्पित करके सामान्य नमक प्राप्त किया जाता है ना। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लेक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ठीक है, शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण तेजी से होते हैं और मिट्टी में ह्यूमस और नमी की कमी होती है। इस तरह की मिट्टी में ह्यूमस और नमी की काफी कमी होती है। द लोअर होरिजन ऑफ द सॉइल आर occupied by कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। कैल्शियम की मात्रा नीचे की ओर बढ़ने के कारण मिट्टी के निचले क्षितिज पर कंकर बहुत ज़्यादा होता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फ्ल्ट्रेशन ऑफ वाटर। निचले क्षितिज में कंकर परत की संरचना पानी की घुसपैठ पर प्रतिबंध करती है, यानी कि पानी को जाने से रोकती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। उचित सिंचाई के बाद ये मिट्टी खेती योग्य हो जाती है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान के मामले में हुआ है। अब है फॉरेस्ट सॉइल, वन मिट्टी। दिस सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ये मिट्टी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। ठीक है, ये वन की मिट्टी है। वन की मिट्टी उसी एरिया में पाया जाता है जहाँ पर्याप्त रूप में पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र हैं। द सॉइल टेक्सचर वेरियस अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्मेड। मिट्टी की बनावट पहाड़ के वातावरण के अनुसार भिन्न होती है जहाँ वे बनते हैं। दे आर loamy and silty in valley sides and cross granite in the upper slopes। वे घाटी के किनारे पर दोमट और सिल्ट हैं और ऊपरी ढलानों में मोटे अनाज हैं। In the snow-covered area of Himalaya, this soil experiences denudation and are acidic with low humus content। हिमालय के बर्फ से ढके क्षेत्रों में ये मिट्टी अनाच्छादित
का अनुभव करती है और कम ह्यूमस सामग्री के साथ अम्लीता होती है, यानी कि इस तरह की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली, particularly on the river terraces and alluvial fan are fertile। घाटियों के निचले हिस्से में विशेष रूप से नदी की छतों और जलोढ़ पंखों में पाई जाने वाली मिट्टी उपजाऊ होती है। ये फॉरेस्ट सॉइल है, वन की मिट्टी। अब हम पढ़ेंगे मृदा अपर्दन और मृदा संरक्षण। मृदा अपर्दन क्या है और मृदा संरक्षण क्या है? मृदा अपर्दन मिट्टी के कटाव को कहते हैं। मृदा संरक्षण मिट्टी के कटाव को बचाने की प्रक्रिया को कहते हैं। मिट्टी के आवरण का अनाच्छादन और बाद में खुल जाना मिट्टी का कटाव कहलाता है। द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इन डिस्क्राइब्ड एज सॉइल एरिशन। मृदा निर्माण और अपर्दन की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड एरिशन गो ऑन सिमिल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द टू। साथ साथ चलती है और सामान्यतः दोनों के बीच संतुलन बना होता है। कभी कभी मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, अति चराई, निर्माण और खनन आदि के कारण यह संतुलन बिगड़ जाता है। समटाइम द बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग etc। प्रकृति ने मिट्टी के निर्माण और मिट्टी के कटाव को बराबर बराबर रखा है, यानी कि जितनी मिट्टी का निर्माण हो रहा उसी हिसाब से मिट्टी का कटाव भी हो रहा है। जैसे जीवों की जनन होती है और उसकी मृत्यु होती है, उसी प्रकार से मिट्टी भी बन रहे हैं, उसकी खत्म भी हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है। लेकिन कुछ मानव गतिविधियां हैं जैसे डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, अति चराई, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, निर्माण एंड माइनिंग और खनन, ये उसके संतुलन को बिगाड़ रही है, जिससे मिट्टी का निर्माण तो कम हो, निर्माण प्रक्रिया तो नहीं हो पा रही, बट मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो रहा, सॉइल एरेशन ज़्यादा हो रहा। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मिट्टी ही नहीं होगा तो अनाज कहाँ से होगा, और अनाज नहीं होगा तो फिर खाया क्या जाएगा, राइट। जबकि हवा, ग्लेशियर और पानी जैसे प्राकृतिक ताकतें मिट्टी के कटाव का कारण बनती है। वाइल लाइक वाइन, ग्लेशियर एंड वाटर लीड द टू सॉइल एरेशन। हवा, तेज हवा का बहना, ग्लेशियर का पिघलना, ये सभी भी मिट्टी को ज़्यादा कटाव करते हैं। बहता हुआ पानी मिट्टी को काटता है और गहरे नालों के रूप में चैनल बनाता है। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गोलिस। द लैंड बिकम्स unfit for cultivation and is known as badland in the Chambal basin. Such lands are called ravines। भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है और खराब भूमि के रूप में जानी जाती है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को बीहड़ कहा जाता है। यहाँ पर बीहड़ शब्द आया है, राविन्स मतलब बीहड़ होता है, ठीक है ना। Sometimes water flow as a sheet over large area down a slope। कभी कभी पानी एक ढलान के नीचे बड़े क्षेत्र में चादर के रूप में बहता जाता है, जिसको हिमनद कहा जाता है। इन such cases the top soil is washed away। ऐसे में ऊपरी मिट्टी बह जाती है। दिस इज नॉन एज sheet erosion। इसे चादर अपर्दन के रूप में जाना जाता है। वाइंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग डाउन नॉन एज वाइंड इरिक्शन। हवा ढीली मिट्टी को समतल या ढलान वाली भूमि से उड़ा देती है, इसे वायु अपर्दन भी कहते हैं। सॉइल इरिक्शन इज ऑल्सो काउज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग।
खेती के दोषपूर्ण तरीके कारण भी मिट्टी का कटाव होता है। यानी कि मिट्टी के कटाव का बहुत सारा कारण है ना, और इन सभी कारणों की वजह से मिट्टी का कटाव होती है। यहाँ देख रहे हैं है ना, जब बारिश होती है तो पानी बहता है, पानी बहने से इस तरह से नालियाँ बनाई जाती है, नाली बन जाती है अपने आप, और इसमें ज़्यादा तेज़ी से पानी बहती है और मिट्टी का कटाव होता है। गलत तरीके से जुताई करना, यानी ऊपर नीचे की जुताई करना, और ढलान के नीचे के लिए चैनल बनाते हैं जो पानी के तेज बहाव को मिट्टी कटाव करते हैं। बहुत बार जुताई जब हम करते हैं तो ऐसे ढलान में जुताई कर देता है और ऐसे चैनल बनाते हैं ताकि पानी पूरी चले जाए, लेकिन ये क्या करता है, मिट्टी की कटाव को बढ़ाता है। प्लॉविंग इन ए रॉन्ग वे आइदर अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल erosion. Plowing along the contour lines can declerate the flow of water down the slope. This is called counter plowing. समुच्च रेखा के साथ साथ जुताई करने से ढाल के नीचे पानी का बहाव कम हो सकता है, इसे समुच्च जुताई कहते हैं। समुच्च जुताई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर ऐसे राउंड राउंड कर करके हल को जोता जाता है, ठीक है ना, और ढलान बहुत ही कम बनाई जाती है। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग ट्रेसेस। छतों को बनाने वाली ढलानों पर सीढ़ियाँ काटी जा सकती है। ट्रेसेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट एरिशन, सीढ़ीदार खेती कटाव को रोकती है। सीढ़ीदार खेती आपको असम मेघालय में देखी जाएगी। चाय के बागानों को है ना, पहाड़ों को ऐसे ऐसे काटा जाता, फिर इसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे सीढ़ीदार खेती होती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड ट्रेस फार्मिंग। पश्चिमी और मध्य हिमालय में अच्छी तरह से विकसित सीढ़ीदार खेती होती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू स्ट्रिप्स। बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित किया जाता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। फसलों के बीच घास की पट्टी उगाने के लिए छोड़ दी जाती है। फसल जो होते हैं उसके बीच में घास की पट्टी उगाई जाती है कि घास जड़ों को पकड़ के रखते हैं और बहने नहीं देते हैं मिट्टी को, ठीक है। दिस ब्रेक्स ऑफ द फोर्स ऑफ द वाइंड, यह हवा के बल को भी तोड़ता है। दिस मेथड इज नॉन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस विधि को स्ट्रिप क्रॉपिंग के रूप में माना जाता है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क इन ए सिमिलर वे। आश्रय बनाने के लिए पेड़ों की कतार लगाना भी इसी तरह का काम करता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। ऐसे वृक्षों की कतारें आश्रय पेटियां कहलाती है। दिस शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द एस्टेब्लिशन ऑफ लैंड ड्यून्स एंड इन इस्टेब्लिशिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। इन आश्रय क्षेत्रों ने रेत के टीलों को स्थिरीकरण और पश्चिमी भारत में रेगिस्तानी को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नाउ स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, भारत के पर्यावरण की स्थिति। The village of Sukho Majari and the district of Jhabua have shown that it is possible to reverse land degradation. सुखाजोरी गांव के झबुआ जिले ने यह दिखाया कि जमीन को फिर से उल्टाना संभव है, जिसको निम्नीकरण कहा जाता है। सुखामजोरी में वृक्षों का घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर से बढ़ करके 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया 1992 में। ट्री डेंसिटी इन सुखमजोरी इंक्रीजेज फ्रॉम 13% पर हेक्टेयर in 1976 to 1272 per hectare in 1992। यानी कि वहाँ पर वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया गया। अधिक संसाधनों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण के पुनर्जनन से आर्थिक कल्याण होता, उपलब्धता
बेहतर कृषि और पशु देखभाल और फलस्वरूप आय में वृद्धि भी। रिग्रेशन of environment leads to economic well-being as a result of greater resource availability, improved agriculture and animal care, and consequently increases income। इस प्रकार से सूखमजोरी गांव में वृक्षों की संख्या बढ़ाया गया और पर्यावरण को पुनर्जन्म दिया गया, जिससे आर्थिक उपलब्धता बढ़ी, वहाँ पर बेहतर कृषि होने लगा, पशुपालन होने लगा और उसके फलस्वरूप उसके आय में वृद्धि हुई। सूखमजोरी में औसत वार्षिक घरेलू आय 10,000 से 15,000 रुपये के बीच है 1989 और 1984 के बीच में। एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन सूखमजोरी range from Rs 10,000 to 15,000 between 1979 and 1984। पारिस्थितिक बहाली के लिए लोगों का प्रबंधन आवश्यक है। पीपुल्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को निर्णायककर्ता बनाए जाने के साथ 2.9 मिलियन हेक्टेयर या भारत के लगभग 1% भूमि क्षेत्र को वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से राज्य भर में हरा भरा किया जा रहा है। विथ पीपल बीइंग मेड द डिसीजन मार्कर्स बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, 2.9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ अबाउट 1% of India's land areas are being granted across the state through watershed management। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश सरकार को, जिन्होंने वाटरशेड के लिए इतना बड़ा जगह को बनाया और हरा भरा किया, पर्यावरण को संरक्षित किया। और इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होती है। हम आशा करेंगे कि हमारी ये पहल आपके लिए लाभदायक हो और आप अच्छे तरह से स्टडी कर सकें, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप ज़रूर करें। मेरा नंबर है 99 90 28 28 19 9990 28 28 19। आई एम के मेरा। विश यू हैप्पी डे। थैंक यू।